नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल नव्य ज्ञान मंत्रा में। ये वीडियो सिर्फ एक क्लास नहीं है, ये उस उम्मीद की शुरुआत है जिसे आपने अपने दिल में दबा कर रखा है। हम जानते हैं तैयारी के इस सफ़र में कभी आत्मविश्वास टूटता है, कभी लगता है कि सिलेबस बहुत बड़ा है और समय बहुत कम। लेकिन जो विद्यार्थी रोज़ खुद से लड़ता है वही एक दिन सफलता तक पहुंचता है। इसी सोच के साथ आज हम लेकर आए हैं 25 महत्वपूर्ण एमसीक्यूज़ की विशेष क्लास, जो नवीनतम व बदलते हुए पैटर्न को ध्यान में रखकर तैयार की गई है। यह क्लास उन छात्रों के लिए है जो सिर्फ पढ़ना नहीं, चयन पक्का करना चाहते हैं। ये एमसीक्यूज़ केवल प्रश्न नहीं है, ये आपकी समझ, आपकी तैयारी, आपकी दिशा को परखने का माध्यम है। हर सवाल आपको ये एहसास दिलाएगा कि आज आप कहाँ खड़े हैं और कहाँ पहुँचना है। मित्रों, आपने देखा होगा पिछला अध्यापक ग्रेड 3 का एग्ज़ाम हो या फिर जमादार ग्रेड 2 का एग्ज़ाम, आपने उस बदलते हुए पैटर्न को महसूस किया होगा। आपने देखा होगा कि अब एग्ज़ाम पहले की तरह नहीं होने वाले। अब वही विद्यार्थी बाजी मार जाएगा जिसके अंदर समझ है, रटंत विधि से काम चलने वाला नहीं है मित्रों। इसलिए उस पैटर्न को मद्देनज़र रखते हुए आरपीएससी का एग्ज़ाम हो या अधीनस्थ बोर्ड की कोई प्रतियोगी परीक्षा हो या फिर अन्य कोई परीक्षा, उनके बदलते हुए पैटर्न को मद्देनज़र रखते हुए मैं ये क्लास लेकर के आया हूँ। इस क्लास में पूरी मेहनत मैंने खुद ने की है और अब निश्चिंत रहना, ये पूरा जो मैटर है ये मैं मूल सोर्स जो आरपीएससी अध्यक्ष ने कहा था, जो मूल किताब है उनमें से ही लेकर के आया हूँ। और कई तो सवाल ऐसे हैं जो आपको हूबहू एग्ज़ाम में छपे हुए मिलेंगे। तो आइए, आज पहली क्लास थी इसलिए मैंने थोड़ा बहुत संदर्भ दिया है। अगली हमेशा ये क्लास आएगी, 25 प्रश्न की क्लास रहेगी। आपने वैसे बहुत कुछ पढ़ लिया, लेकिन केवल पढ़ना ही सब कुछ नहीं होता मित्रों। व्यक्ति वही बाजी मार जाता है जो प्रैक्टिस करता है। अंग्रेजी में कहावत है ना, प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट। तो आप जितनी प्रैक्टिस करोगे आप उतने ही शार्प बनते जाओगे। तो इस दिशा में मैंने एक छोटा सा प्रयास किया है। मैंने चाहा है कि मैं पहले राजस्थान हिस्ट्री, राजस्थान आर्ट एंड कल्चर, राजस्थान ज्योग्राफी, फिर अदर सब्जेक्ट जो हर एग्ज़ाम के अंदर सवाल पूछे जाते हैं, एक प्रकार से माने तो ये आपकी एक टेस्ट सीरीज ही समझ सकते हो आप। इसमें मैं पहले आपकी स्क्रीन पर प्रश्न रहेगा, आप ईमानदारी के साथ में इस क्लास को देखना। हो सके तो आप 2x की स्पीड में भी देख सकते हो और आप चाहो तो कम स्पीड में भी देख सकते हो। मैं लंबी क्लास नहीं बनाऊंगा, मैं केवल 25 मिनट, 20 से 25 मिनट की अपनी क्लास रहेगी और उसके बाद में आपका क्या रिस्पॉन्स रहता है तो उसको देखकर मैं और बहुत सारी क्लासेस लेकर के आऊँगा। ये क्लास आप पूरी देखना, देखने के बाद में आपको एहसास हो जाएगा कि इस क्लास की गुणवत्ता क्या है। और अगर ये क्लास पसंद आए तो आप मुझे सपोर्ट करना, इस आपके ही यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना और अपने मित्रों में शेयर भी कर लेना, क्योंकि विद्या शेयर करने से बढ़ती है। तो आप उस बात को थोड़ा सा ध्यान रखना, मुझे भी इससे मोटिवेशन मिलेगा। चलो, बिना कुछ बात किए आज की इस यूट्यूब की क्लास को अपन स्टार्ट करते हैं। ये पूरा पेपर बनाया है मैंने 25 नंबरों का, पूरा आरपीएससी और अधीनस्थ बोर्ड के इस बदलते हुए पैटर्न को ध्यान में रखकर ही बनाया गया है। कुल प्रश्न 25 रहने वाले हैं, प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का है, कुल 25 अंक और समय 25 मिनट। आप अपने पास में नोट डाउन करते रहना। पहले ये प्रश्न रहेगा आपके, फिर आप इस प्रश्न को पढ़ना और अपने हिसाब से टिक कर लेना कौन सा सही है, कौन सा नहीं है। और लास्ट में आप कमेंट में ज़रूर बताना कि आपके कितने प्रश्न सही हुए। ये मैंने पूरा एनालिसिस करके ही प्रश्न पत्र बनाया है। हाँ, टाइपिंग में मिस्टेक हो सकती है क्योंकि मैंने टाइप किसी और से करवाया है, लेकिन ये मैंने लिखे स्वयं है, उस मूल किताबों से लिख करके ये प्रश्न बनाए हैं। चलो, बिना किसी देरी किए अब आज की क्लास को प्रारंभ करते हैं। ये रहा पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। इसमें आप इसका उत्तर क्या होगा आप अपने पास में नोट डाउन करना और साथ में मैं बताता हूँ। ये पहला प्रश्न है कि कालीबंगा सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता से भी पुराना माना जाता है, क्या ये सही है? कथन और कारण बेस्ड है पूरे 25 प्रश्न, क्योंकि आपने देखा होगा पिछले एग्जाम में कैसा प्रश्न आए थे। तो ये प्रश्नों का सामना आप यहाँ करोगे तो परीक्षा में निश्चित तौर पर आपको सफलता मिलेगी, आपको डर नहीं लगेगा। ऑप्शन ए है, माफ़ कीजिएगा, कथन है कालीबंगा सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता से भी पुराना माना जाता है, क्या सही है?
इसका कारण है कालीबंगा के प्रारंभिक स्तरों से प्राप्त सामग्री पूर्व हड़प्पा काल से संबंधित है। क्या उत्तर होगा इसका? बिल्कुल, कालीबंगा सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता से पुराना माना जाता है। आपने पढ़ा होगा कालीबंगा, लोथल और रंगपुर, इन तीनों जगह पर पूर्व यानी कि प्राक हड़प्पा, हड़प्पा काल और उत्तर हड़प्पा काल के अवशेष मिले हैं। तो ऑप्शन ए सही है, कथन ए सही है। और इसका कारण ये है कि कालीबंगा के प्रारंभिक स्तरों से प्राप्त सामग्री पूर्व हड़प्पा काल की है। तो ये कथन ए और आर दोनों सही है और आर की सही व्याख्या करता है ना। इसमें व्याख्या समस्या कहाँ आती है? ये व्याख्या वाले प्रश्न पे समस्या आती है कि दोनों सही है और एक व्याख्या करता है और एक नहीं करता है ना, या फिर एक व्याख्या दोनों ही व्याख्या नहीं करते। तो इसके अंदर आपको क्या करना है, इसके बीच में आप क्यों लगाना है ना। जैसे प्रश्न कालीबंगा सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता से भी पुराना माना जाता है। क्यों पुराना माना जाता है? क्योंकि कालीबंगा के प्रारंभिक स्तरों से प्राप्त सामग्री पूर्व हड़प्पा काल से संबंधित है। तो इसका आंसर आपके ए रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर। बताइए इसका उत्तर क्या है। प्रश्न है, कथन है कि कालीबंगा का नाम वहाँ प्राप्त काली चूड़ियों के नाम पर पड़ा। और काली चूड़ियाँ पंजाबी भाषा में बंगा शब्द का अर्थ चूड़ी होता है। तो क्या ये सही है? बिल्कुल, कालीबंगा नाम क्यों पड़ा? क्योंकि वहाँ पे चूड़ियाँ मिली, काले रंग की चूड़ियाँ मिली हैं। और क्यों? क्योंकि चूड़ियों को बंगा कहा जाता है, किसमें? पंजाबी भाषा के अंदर। तो ये भी ए और आर दोनों सही है और इसकी व्याख्या भी करता है। खैर, अगला प्रश्न है, ये रहा तीसरा आपकी स्क्रीन पर। प्रश्न है कि कालीबंगा सभ्यता में पक्की ईंटों का प्रयोग किया जाता था। इसका कारण है कालीबंगा में घर धूप से सुखाई गई मिट्टी की ईंटों से बनाए जाते थे। इसका आंसर बताइए आप। क्या सही है? बिल्कुल, कालीबंगा सभ्यता में पक्की ईंटों का प्रयोग नहीं हुआ है। स्पेशल मेंशन किया हुआ है कालीबंगा के अंदर पक्की ईंटों का प्रयोग नहीं हुआ है, तो कच्ची ईंटों का हुआ। कच्ची ईंटें और पक्की ईंटें मतलब क्या हुआ? कच्ची ईंटें वो कि जो सांचे में ढालकर धूप में छोड़ दी जाती थी बाहर, और वो अपने आप धूप में पक जाती थी। और पक्की ईंटें वो होती थी जिन्हें एक भट्टे में पकाया जाता था। तो कालीबंगा के अंदर पक्की ईंटें नहीं मिली है, तो कथन ये तो गलत है। कालीबंगा में घर धूप में सुखाई गई कालीबंगा में घर धूप में सुखाई गई मिट्टी की ईंटों से बनाए जाते थे। तो बिल्कुल ये जो बी है ये इसका सही है। तो ये गलत है और आर सही है। ठीक है, नेक्स्ट। वीडियो बनाने में थोड़ी समस्या आ सकती है, मैं पहला वीडियो ही बना रहा हूँ, तो थोड़ा सा आप कोऑपरेट करना, मुझे समझना। धीरे धीरे मैं भी रूटीन में आ जाऊँगा और अपने को पता चल जाएगा कि कितना क्लास लेनी है, कैसे है। ठीक है, चलो अगला चौथा प्रश्न। कालीबंगा से प्राप्त बर्तन सुंदर, पतले और अत्यधिक सुसज्जित थे। क्या ये कथन सही है? और कारण है कालीबंगा के बर्तनों में सुंदरता, सुंडोलपन का अभाव पाया गया है। तो बिल्कुल कालीबंगा से प्राप्त बर्तन, ये भी स्पेशल मेंशन किया हुआ है कि सुंदर नहीं थे, है ना, सुंदरता नहीं थी, मतलब कथन ए गलत है। कालीबंगा के अंदर बर्तनों में सुंदरता और संडोलपन का अभाव पाया गया। तो ये बिल्कुल ये एज इट इज़ लाइन मेंशन की हुई है, तो इसका भी ए गलत है और आर सही है ना। इसका आंसर डी होगा। खैर, नेक्स्ट। ये 5वां प्रश्न ये रहा आपके सामने कि कालीबंगा सभ्यता के लोगों को कृषि का अच्छा ज्ञान था। इसका कारण है कालीबंगा से जुते हुए खेतों के प्रमाण मिले हैं, जिसमें एक ही खेत में 2 फसलें उगाने का संकेत मिला है। इसका आंसर बताइए। बिल्कुल, कालीबंगा सभ्यता के लोग कृषि का अच्छा ज्ञान था। बिल्कुल, अच्छा ज्ञान कैसे था? क्यों? क्योंकि कालीबंगा से जुते हुए खेतों के प्रमाण मिले हैं, जिसमें एक ही खेत में 2 फसलों को उगाने का संकेत मिला है ना। इसलिए इनको अच्छा ज्ञान ही था। देखो कैसे 2 फसलें, कैसे मैं बताता हूँ आपको। जैसे एक खेत है, तो एक खेत के अंदर ही 2 फसलें, एक ही खेत के अंदर एक के ऊपर दूसरी। जैसे ये खेत ऐसे ऐसे उगाया हुआ था, तो एक फसल ऐसे उगाई हुई थी, इसी लाइन में एक फसल उगाई थी, और दूसरी फिर उसी के ऊपर दूसरी लाइन के अंदर ये एक फसल ऐसे थी और एक फसल ऐसे थी। तो आप सोच सकते हो कि क्या लेवल रहा होगा कृषि का, है ना। तो ये अच्छा ज्ञान था, है ना। आज से बहुत बढ़िया ज्ञान था कृषि का, जो आज वाले किसानों को यहाँ का है ना, उससे भी बेहतर ज्ञान रखते थे कालीबंगा सभ्यता के लोग। तो ये दोनों ही सही है ना। अच्छा ज्ञान था, क्यों? क्योंकि कालीबंगा से जुते हुए खेतों के प्रमाण मिले, आपने देखा होगा, और 2 फसलें उगाने का संकेत भी मिलता है। तो ये ए और आर दोनों सही है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि आहड़ सभ्यता के अवशेष एक टीले के नीचे दबे हुए पाए गए थे। इस टीले को धूल कोट कहा जाता है, जिसका अर्थ है धूल या मिट्टी का टीला। बिल्कुल, ये आहड़ सभ्यता जो आपने पढ़ा होगा उदयपुर के अंदर आहड़, है ना,
आहड़ या बेड़च नदियाँ पढ़ते हो, ये बनास सभ्यता का ये पार्ट है। इसके अंदर एक टीला मिला है, इसके अवशेष एक टीले के नीचे पाए गए थे। तो एक टीला मिला है और इस टीले को धूलकोट कहते थे। तो ये ए और आ दोनों सही और सही व्याख्या भी करते हैं। क्लियर। अगला प्रश्न मैं थोड़ा सा जल्दी बना रहा हूँ क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए आप पॉज करके देख लेना है ना। अपना आंकलन ज़रूर करना मित्रों, इसमें ये आपके उस लेवल को देखते हुए ये पेपर बनाया है। और इसमें से अगर आपको लगे कि नहीं ये पेपर थोड़ा सा सिंपल है या ज़्यादा टफ है, तो मैं इसको और थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकता हूँ। ठीक है, तो इसका आप प्रतिक्रिया ज़रूर देना, कमेंट ज़रूर करना। अगला प्रश्न ये रहा, आहड़ सभ्यता के लोग मृत्यु के बाद जीवन में विश्वास रखते थे। आहड़ सभ्यता के लोग मृत्यु के बाद जीवन में विश्वास रखते थे। कारण है, आहड़ सभ्यता में मृतकों को आभूषणों और गहनों के साथ दफनाने की प्रथा थी। बिल्कुल, तो मृत्यु के बाद जीवन में विश्वास रखते थे। क्यों? क्योंकि इनके अंदर जो कब्रें मिली है ना, उसमें पुरुषों के या महिलाओं के साथ में कुछ गहने दफनाए हुए मिले। तो ये प्रथा रही होगी कि ये मरने के बाद में भी इनके काम आएंगे। तो ये मृत्यु के बाद के जीवन में विश्वास रखते थे क्योंकि इनके मृतकों के आभूषणों और गहनों के साथ दफनाने की प्रथा थी। तो ये दोनों ही सही है, दोनों की व्याख्या भी करता है। अगला प्रश्न, आहड़ सभ्यता को लाल और काले रंग के मिट्टी के बर्तनों, ये रहा अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, कि आहड़ सभ्यता को लाल और काले रंग के मिट्टी के बर्तनों की संस्कृति का प्रमुख केंद्र माना जाता है और इसका कारण है, आहड़ सभ्यता की खुदाई में सबसे अधिक संख्या में मिट्टी के बर्तन प्राप्त हुए हैं। तो क्या रहेगा इसका उत्तर? जी बिल्कुल, लाल और काले रंग के मिट्टी के बर्तन मिले हैं यहाँ पर, और भी बहुत सारे बर्तन मिले हैं, लेकिन प्रमुख रूप से लाल और काले रंग के मिट्टी के बर्तनों की विशेषता आहड़ सभ्यता की है। तो ये कथन ये तो सही है। कारण क्या है, आहड़ सभ्यता की खुदाई में सबसे अधिक संख्या में मिट्टी के बर्तन मिले, तो ये भी सही है ना। इसमें क्यों लगा करके प्रयोग करोगे कि आहड़ सभ्यता को लाल और काले रंग के मिट्टी के बर्तनों की संस्कृति का प्रमुख केंद्र माना जाता है। क्यों? क्योंकि आहड़ सभ्यता की खुदाई में सबसे अधिक संख्या में मिट्टी के बर्तन प्राप्त हुए थे। तो इसका आंसर आपके ए रहने वाला है। ये रहा इसका आंसर, ए रहने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न। अब जल्दी जल्दी अपन आगे बढ़ते हैं, समय थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, नहीं तो फिर वीडियो लंबा हो जाएगा। 8वां प्रश्न है कि गिलुंड सभ्यता को बनास संस्कृति भी कहा जाता है। कारण है, गिलुंड स्थल बनास नदी के किनारे स्थित है। तो ये तो सिंपल सा ही सवाल है। बिल्कुल, गिलुंड जो राजसमंद के अंदर है, बनास नदी के किनारे है। सीधी सी बात है, ये ए और आर दोनों सही है और इसकी व्याख्या करता है ना। गिलुंड सभ्यता को बनास संस्कृति कहा जाता है। क्यों? क्योंकि गिलुंड स्थल बनास नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न ये रहा, गिलुंड सभ्यता का काल 1900 से 1700 ईसा पूर्व निर्धारित किया गया है। क्या ये सही है? इसका कारण है, यह सभ्यता पूर्णतः हड़प्पा काल की मानी जाती है। इसमें थोड़ा सा सोचना मित्रों। पहला कथन तो सही है, बिल्कुल इसका काल 1900 से 1700 ईस्वी पूर्व माना जाता है, लेकिन इसका जो कारण है ये सही नहीं है, पूर्णतः हड़प्पाकालीन नहीं है। क्यों? क्योंकि अपन पढ़ते हैं कार्बन डेटिंग पद्धति से जो हड़प्पा सभ्यता की डेट निकाली गई, उसमें 3200 से लेकर के 2600 ईस्वी तक प्राक हड़प्पा है और 2600 से 1900 तक 2600 से 1900 तक हड़प्पा काल है और 1900 से लेकर के 1300 ईस्वी तक उत्तर हड़प्पा काल है। तो ये आता है 1900 से 17। तो ये पूर्णतः हड़प्पा काल नहीं माना जाएगा। तो इसलिए इसका आंसर क्या रहने वाला है? केवल ए सही है, लेकिन आर गलत है। तो इसका आंसर सी होगा। इसमें प्रैक्टिस करते रहना, धीरे धीरे ये आपको समझ में आ जाएगा कि इसकी व्याख्या करता है कि नहीं करता है। ऐसा प्रश्न है तो सीधी सी बात है, ए सही है और आर गलत है तो सही है। लेकिन समस्या कहाँ आती है, ए और आर दोनों सही है और ए आर की व्याख्या करता है या नहीं करता है। ठीक है ना, इसलिए इसमें एक ही है कि आप प्रैक्टिस करते रहो, बाकी इसका कोई इलाज नहीं है। अगला प्रश्न है कि गिलुंड सभ्यता में पकी हुई ईंटों का व्यापक प्रयोग किया जाता था। इसका कारण है, आहड़ सभ्यता में पकी हुई ईंटों का व्यापक प्रयोग होता था। ये तो सीधा सा प्रश्न है कि व्याख्या तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि ये गिलुंड की बात कर रहा है, एक आहड़ की बात कर रहा है ना। तो गिलुंड सभ्यता में पक्की हुई ईंटों का व्यापक प्रयोग किया गया था, बिल्कुल। और दूसरा आपने पढ़ा था आहड़ सभ्यता में पक्की हुई ईंटें, तो आहड़ सभ्यता के अंदर पक्की हुई ईंटें नहीं, कच्ची ईंटें हैं। कौन सी ईंटें हैं? कच्ची ईंटें हैं। तो इसमें ए सही है और आर गलत है, तो इसका भी आंसर सी होने वाला है। चलो नेक्स्ट प्रश्न, गिलुंड से विभिन्न प्रकार के मिट्टी के बर्तन प्राप्त हुए हैं और इसका कारण है, गिलुंड से केवल सादे और बिना सजावट वाले बर्तन प्राप्त हुए हैं। तो इसका भी उत्तर ए तो सही है कि विभिन्न प्रकार के बर्तन अपन पढ़ते हैं कि बहुत सारे बर्तन मिले, केवल सादे और बिना सजावट के नहीं, ये गलत है।
सुंदर और सुंडोल प्रकार के बर्तन भी मिले हैं और बहुत प्रकार के बर्तन मिले हैं। तो इसका भी सी सही है, ए सही है, माफ़ कीजिए सी सही है इसका आंसर, क्योंकि ए सही है और आर गलत है, तो इसमें व्याख्या वाली को समस्या है नहीं। नेक्स्ट प्रश्न, गिलुंड सभ्यता आहार संस्कृति से जुड़ी हुई है और इसका कारण है गिलुंड से ताम्र पाषाणकालीन अवशेष प्राप्त हुए हैं। अब बताओगे आप इसका आंसर क्या होने वाला है, ये सही सोच करके लगाना। गिलुंड सभ्यता आहाड़ संस्कृति से जुड़ी हुई है, तो बिल्कुल आहाड़ भी बनास संस्कृति की थी और गिलुंड भी बनास संस्कृति की। आहाड़ और बेड़स नदी के किनारे, और आहाड़ या बेड़स नदी उस बनास की सहायक नदी है, तो ये तो सही है। दूसरा क्या है, गिलुंड से ताम्र पाषाणकालीन अवशेष प्राप्त हुए। बिल्कुल ताम्र पाषाणकालीन अवशेष प्राप्त हुए। तो क्या ये इसकी व्याख्या करता है कि नहीं करता है? इसकी व्याख्या नहीं करता है। क्यों? गिलुंड सभ्यता आहार संस्कृति से जुड़ी हुई है, तो इसका कारण ये थोड़ी है कि इसमें ताम्र पाषाणकालीन अवशेष प्राप्त हुए तभी आहार से जुड़ी हुई है, नहीं। तो कथन तो दोनों सही है लेकिन व्याख्या नहीं करता, तो इसका आंसर बी रहने वाला है ना। तो ऐसे ही ध्यान रखना, इन्हीं प्रश्नों में समस्या आती है, तो इसमें आप थोड़ा सा दिमाग लगा करके इसका आंसर करना। अगला प्रश्न है, ये रहा आपकी स्क्रीन पर, कि गणेश्वर जो नीम का थाना सीकर के अंदर है वो कांटली या फिर कांतली नदी के उद्गम स्थल पर स्थित है। तो ये सिंपल सा सवाल है, बिल्कुल है। गणेश्वर स्थल ताम्र पाषाणकालीन संस्कृति से संबंधित था, बिल्कुल सही है। अब बताओ इसकी व्याख्या करता है कि नहीं करता है? गणेश्वर कांतली नदी के, इसमें क्यों का प्रयोग करो। गणेश्वर कांतली नदी के उद्गम स्थल पर स्थित है, क्यों? क्योंकि गणेश्वर स्थल ताम्र पाषाण संस्कृति से संबंधित है। ये थोड़ी होगा, नहीं होगा, ये तो सीधी सी बात है। गणेश्वर कांतली नदी के उद्गम स्थल पर है, उसका मतलब ये थोड़ी है कि वो ताम्र पाषाणकालीन संस्कृति से था तभी इस नदी के उद्गम स्थल पर है, नहीं। कथन और कारण दोनों ही सही, लेकिन इसकी व्याख्या नहीं करता, तो इसका भी आंसर बी रहने वाला है। समझ में आया कुछ? अभी तो ये MCQs बेस्ट क्लास है और मुझे अच्छा रिस्पांस मिला, तो मैं एक बढ़िया बेहतरीन क्लास लेकर के आऊँगा जिसमें अपन थ्योरी पढ़ेंगे और पूरा समझ के थ्योरी पढ़ेंगे। उसके लिए थोड़ा सा समय लगेगा, पहले ये शुरुआत है तो इसको अपन देखते जाते हैं। अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर। गणेश्वर सभ्यता को ताम्र युग की सबसे प्राचीन सभ्यताओं में माना जाता है। बिल्कुल, ताम्र पाषाण काल की जो सभ्यता थी, अपन पढ़ते हैं कि गणेश्वर से ही तांबा हड़प्पा पूरी अंदर हड़प्पा सभ्यता के अंदर सप्लाई होता था, सबसे प्राचीन ये है। गणेश्वर में बड़ी संख्या में तांबे के हथियार और औजार प्राप्त हुए, तो बिल्कुल सही बात है। गणेश्वर सभ्यता को ताम्र युग की सबसे प्राचीन सभ्यताओं में माना जाता है, क्यों? क्योंकि यहाँ से बड़ी संख्या में तांबे के हथियार और औजार प्राप्त हुए, तो ए और आर दोनों सही, और इसकी व्याख्या भी करता है। नेक्स्ट प्रश्न 15वां, गणेश्वर से प्राप्त तांबे के औजारों में लगभग 99% तांबा पाया गया है। क्या सही बात है ये? बिल्कुल 99% तांबा पाया गया है। इस क्षेत्र में तांबे की प्रचुरता थी, तो ये कथन और कारण दोनों सही है और इसकी व्याख्या भी करता है, क्योंकि तांबे की, इस क्षेत्र में तांबे की प्रचुरता थी और जो औजार तांबे के प्राप्त हुए उसमें 99% तांबा है। अगला प्रश्न, गणेश्वर को भारत की ताम्र सभ्यता की जननी कहा जाता है। बिल्कुल ताम्र सभ्यता की जननी कहा जाता है। गणेश्वर से हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को तांबा भेजा जाता था। क्या ये सही है? बिल्कुल, कथन और कारण दोनों ही सही है और इसकी व्याख्या भी करते हैं। मैंने कहा ना, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, हड़प्पा सभ्यता के अंदर तांबा, यहाँ गणेश्वर अपने राजस्थान से ही सप्लाई होता था। ठीक है, अगला प्रश्न, भीनमाल, हाँ ये एक नया प्रश्न है। भीनमाल विदेशी व्यापार का एक प्रमुख केंद्र था, इसका कारण है भीनमाल से रोमन एम्फोरा और ग्रीक घड़ा प्राप्त हुआ है। इसका आंसर बताइएगा। क्या ये ए और आर दोनों सही है और सही व्याख्या करता है कि व्याख्या नहीं करता, या ए सही है या आर सही है? बिल्कुल, भीनमाल विदेशी व्यापार का एक प्रमुख केंद्र था। बिल्कुल, विदेशों में व्यापार होता था भीनमाल से। क्यों? क्योंकि यहाँ पर रोमन एम्फोरा पात्र होता है, एक इस टाइप का एक पात्र है ना, इसमें जैतून का तेल भरा जाता था, इस टाइप का पात्र है, वो मिला है कहाँ से? भीनमाल से। तो जिससे अपने को क्या पता चलता है कि बिल्कुल यहाँ ये विदेश का था, यहाँ का था नहीं, ये वहाँ बनता था, तो उस पात्र का यहाँ पर मिलना ये जाहिर करता है कि बिल्कुल वहाँ से और भीनमाल में विदेशी व्यापार रहा होगा और उसकी वजह से ये पात्र यहाँ पे आया। तो कथन और कारण दोनों सही है और इसकी व्याख्या भी करता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, भीनमाल का प्राचीन नाम श्रीमाल था। बिल्कुल, आप में से बहुत सारे लोग भीनमाल के होंगे और आपने पढ़ा भी होगा, ये तो सिंपल प्रश्न है। भीनमाल लौह उद्योग का प्रमुख केंद्र था। क्या था? भीनमाल लौह उद्योग का प्रमुख केंद्र, बताइए। बिल्कुल,
भीनमाल लौह उद्योग का प्रमुख के अंदर नहीं था। तो भीनमाल प्राचीन नाम श्रीमाल था और लौह उद्योग का प्रमुख के अंदर नहीं था। तो इसका ए सही है और आर गलत है। मतलब कि हाँ, इसका सी आंसर सही रहेगा। ए सही है और आर गलत है। अगला प्रश्न, हाँ, ईसवाल, ये उदयपुर के अंदर है। ईसवाल से समृद्ध लौह उद्योग के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ईसवाल केवल ताम्रपाषाण कालीन कृषि केंद्र था। ये प्रश्न अभी अगर आपने पीछे वाले प्रश्न पढ़ा, इसका तो अपन कथन पढ़ोगे तो भी आपको सीधा समझ में आ जाएगा। बिल्कुल, इसमें लोहे का केंद्र तो था ही। ईसवाल अपन पढ़ते हैं, ईसवाल हो गया, ये आपके जोधपुरा हो गया, है ना, ये आपके जो मालव नगर है ये हो गया, ये लोहे के उद्योग थे, है ना, समृद्ध उद्योग थे। ईसवाल में केवल ताम्रपाषाण कालीन, अभी अपने पढ़ा लोह उद्योग था तो ताम्रपाषाण केवल था, कृषि केंद्र था, तो ये अपने गलत हो जाएगा। तो इसका आंसर सी रहेगा इसका आंसर। नेक्स्ट, बैराठ से अशोक का भाब्रू शिलालेख प्राप्त हुआ। ये बैराठ जो अपने जयपुर के अंदर है, विराट नगर से अपन कहते हैं। बैराठ से अशोक का भाब्रू शिलालेख, बिल्कुल सिंपल प्रश्न। भाब्रू शिलालेख अशोक के बौद्ध धर्म का अनुयायी होने का सबसे मजबूत प्रमाण है। बिल्कुल, इसमें बौद्ध धर्म के बारे में जानकारी भी मिलती है। तो इसका कथन और कारण दोनों सही है और इसकी व्याख्या भी करता है। नेक्स्ट प्रश्न, बालाथल सभ्यता में मिश्रित अर्थव्यवस्था के प्रमाण मिलते हैं। बालाथल उदयपुर के अंदर है। मिश्रित अर्थव्यवस्था, मिश्रित यानी जहाँ पर कृषि और पशुपालन दोनों हो। अगर इसमें ऑप्शन कथन ए अगर आपको समझ में आ रहा है तो इसका कारण भी आप ढूंढ लोगे। तो बिल्कुल सही बात है, बालाथल सभ्यता में मिश्रित अर्थव्यवस्था के प्रमाण मिलते हैं, क्योंकि यहाँ कृषि और पशुपालन दोनों के साक्ष्य मिले। तो कथन और कारण दोनों ही सही हो जाएंगे, है ना। मिश्रित का मतलब वही होता है मित्रों, जहाँ पर कृषि के साथ साथ पशुपालन भी किया जाता है। तो इसके अवशेष अपने को बालाथल के अंदर मिलते हैं, इसके प्रमाण अपने को बालाथल में मिलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, कालीबंगा में हड़प्पा काल के दौरान कृषि के विकास के प्रमाण मिले। क्या ये सही है? और क्यों? क्योंकि कालीबंगा से 8 प्रकार के अनाजों के अवशेष प्राप्त हुए। तो बिल्कुल कथन भी सही है, कारण भी सही है और सही व्याख्या भी करता है ना। कालीबंगा के दौरान कृषि के विकास के प्रमाण में, विकास कैसे? क्योंकि यहाँ पर 8 प्रकार के अनाजों के अवशेष प्राप्त हुए। नेक्स्ट प्रश्न, कि गणेश्वर से प्राप्त मिट्टी के बर्तनों को काले और नीले रंग के बर्तनों का गणेश्वर से प्राप्त मिट्टी के बर्तनों को काले और नीले रंग के बर्तन कहा जाता है। इसका कारण है गणेश्वर सभ्यता ताम्रपाषाण काल से संबंधित है। ये बताइए इसका आंसर। तो इसका कथन तो सही है, गणेश्वर से प्राप्त मिट्टी के बर्तनों को काले और नीले रंग के बर्तन कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर काले और नीले रंग के बर्तन प्राप्त हुए। और कारण क्या है? क्यों? क्योंकि गणेश्वर सभ्यता ताम्रपाषाण काल से संबंधित है। तो कारण भी सही है और कथन भी सही है। इसकी व्याख्या करता है कि नहीं करता है? व्याख्या नहीं करेगा। गणेश्वर से प्राप्त मिट्टी के बर्तन काले और नीले रंग के हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि गणेश्वर सभ्यता ताम्रपाषाण काल से संबंधित है। नहीं, बिल्कुल जरूरी थोड़ी ताम्रपाषाण काल से संबंधित होती तो ही काले और नीले रंग के बर्तन मिलते, नहीं, ये गलत बात है। और कथन और कारण है तो दोनों ही सही है, कथन भी सही है, कारण भी सही है, लेकिन व्याख्या नहीं करता। क्यों का आंसर आ रहा है? नहीं आ रहा है ना। क्यों लगा करके आपके देखो, नहीं आ रहा ना, बिल्कुल। तो इसका बी रहेगा उत्तर। ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर सही की व्याख्या नहीं करता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, बैराठ से हड़प्पा सभ्यता तथा मौर्य काल दोनों के अवशेष प्राप्त हुए। बैराठ जो जयपुर वाली अपन ने बात की अभी, बैराठ है ना, मत्स्य नगर की राजधानी थी। बैराठ प्राचीन मत्स्य जनपद में स्थित था। क्या ये सही है? बैराठ से हड़प्पा सभ्यता तथा मौर्य काल दोनों का अवशेष मिले। तो बिल्कुल हड़प्पा सभ्यता के भी अवशेष मिले और मौर्य काल के भी अवशेष मिले। मौर्य काल के अभी अपन ने पढ़ा, भाब्रू शिलालेख अशोक का भाब्रू, अशोक कौन था? मौर्य ही था, तो भाब्रू के अवशेष मिले। तो ये सही है। बैराठ प्राचीन मत्स्य जनपद की राजधानी थी। ये मत्स्य जनपद के अंदर स्थित था, मत्स्य जनपद की राजधानी थी, है ना। तो इसका आंसर क्या होने वाला बताओ? क्या ए और दोनों सही है? ए आर दोनों सही है, बिल्कुल ए और आर दोनों सही है। इसकी व्याख्या करता है कि नहीं करता है? तो मैंने कहा ना, क्यों का प्रयोग करो। बैराठ से हड़प्पा सभ्यता तथा मौर्य काल दोनों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। क्यों? क्योंकि बैराठ प्राचीन मत्स्य जनपद में स्थित था। ये सेट हो रहा है? नहीं हो रहा है। ये मत्स्य जनपद में इसलिए इसके अवशेष मिले हैं क्या? नहीं ना, कहीं पे भी स्थित था तो भी अगर अवशेष मिलने होते तो जरूरी थोड़ी है, अवशेष मिलना जरूरी ये थोड़ी है कि मत्स्य जनपद में, इसलिए नहीं है। दोनों ही सही है, लेकिन इसकी व्याख्या नहीं करता। तो कथन और कारण दोनों ही सही है, लेकिन सही व्याख्या नहीं करता। ध्यान देना, ये चीज़ें होती है ना छोटी छोटी, यहीं पे स्टूडेंट फंसता है। इससे निकलने का आसान, एकमात्र आसान तरीका है, वो है प्रैक्टिस। पढ़ा हुआ तो आपने सब है, ये पूरा पढ़ा हुआ सब याद है, लेकिन इसका आंसर जब प्रश्न आपके सामने ये आता है तो आप नहीं कर पाते हो। तो इसके लिए आपको
प्रैक्टिस करनी है और इसके लिए मैं आपका सहयोगी बनूंगा। ये पहला वीडियो है, समस्याएं हो सकती हैं इसमें, हो सकता है मेरे बोलने में भी समस्या हो सकता है मेरे अंदर जो ज्ञान है मैं वो निकाल नहीं पा रहा हूँ, आपको बता नहीं पा रहा हूँ, हो सकता है झिझक सी हो मेरे बोलने में भी, लेकिन ये वादा करता हूँ कि धीरे धीरे जब अपन आगे बढ़ेंगे आप इतने एक्सपर्ट हो जाओगे ना, राजस्थान इतिहास हो गया, क्लास संस्कृति है, ज्योग्राफी है या फिर अदर सब्जेक्ट में जो इस टाइप के प्रश्न आते हैं उसमें आप महारत हासिल कर लोगे, ये मेरी गारंटी है। और हो सका तो मैं इसकी टेस्ट सीरीज़ भी उपलब्ध करवाऊंगा, आप सभी का सपोर्ट रहा तो ये सारा फ्री ऑफ कॉस्ट करने वाले अपन, अपने को किसी प्रकार के पैसे नहीं चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न और आज का ये अंतिम प्रश्न है। बालाथल सभ्यता, बालाथल अपन ने बात की थी, बालाथल कहाँ है? उदयपुर। बालाथल सभ्यता में केवल पशुपालन पर आधारित जीवन शैली के प्रमाण मिले हैं, क्या सही बात है? बालाथल से कृषि के कोई साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए, ये हाँ इसका बताइए। बालाथल सभ्यता से केवल पशुपालन पर आधारित, अपन ने पढ़ा था पशुपालन और मिश्रित अर्थव्यवस्था, अपन ने पीछे पढ़ा था मिश्रित अर्थव्यवस्था, ये मिश्रित अर्थव्यवस्था यहाँ प्राप्त हुई, तो ये गलत होगा, केवल आ गया ना, तो ये इसका आंसर सही, केवल आने पर ये गलत हो जाएगा। पशुपालन के साथ साथ में कृषि थी। बालाथल से को कृषि के कोई साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए, क्यों नहीं हुए? कृषि और पशुपालन के दोनों क्यों हुए? तो ये भी गलत है। तो इसका आंसर ये थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है ना, ये कथन और कारण दोनों ही गलत है। क्या है? कथन और कारण दोनों ही गलत है, तो व्याख्या तो अलग सी बात है। चलिए तो आज ये थोड़ा सा अपन मैं सही करवा लूँगा। ये अंतिम प्रश्न था, ठीक है। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। ऐसे ही डेली टेस्ट और MCQs आपको अगर चाहिए तो साथ बनाए रखें। नवे ज्ञान मंत्रा आप ही का अपना यूट्यूब चैनल है, आपका ही चैनल है, इसको मित्रों में शेयर करना। धीरे धीरे हम जब साथ चलेंगे ना, वो कहते हैं ना साथ में चलेंगे तो अवश्य जीतेंगे, तो निश्चित तौर पर अपनी जीत होने वाली है। आप थोड़ा सा सपोर्ट बनाए रखना। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद।